था देश में पिछले कुछ वर्षों से चल रहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के विषय में है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड देश के ऊपर भारत की केंद्र सरकार ने थोपे तो इसका विरोध हुआ। बताया जाता है कि इसका विरोध रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी किया और इसका विरोध लॉ मिनिस्ट्री यानी कि लॉ की जो ओपिनियन लेनी अनिवार्य होती है केंद्र सरकार में, उसकी ओपिनियन में भी इसका विरोध हुआ। ये मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बात बता रहा हूं। उस विरोध के बावजूद इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया। सभी राजनीतिक दलों ने, खास तौर पे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो ट्रांसपेरेंसी की वकालत करते थे, उन्होंने बात कही। तब भी इलेक्टोरल बॉन्ड ट्रांसपेरेंसी नहीं ला रहा है, ट्रांसपेरेंसी को खत्म कर रहा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड गैर संवैधानिक थे, तो सवाल आया कि कौन कंपनियां थी जिन्होंने हजारों करोड़ रुपया राजनीतिक दलों को दिया और उसमें सबसे बड़ा फायदा केंद्र सरकार चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी को मिला। 6,000 करोड़ से ज्यादा का इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को मिला। यह बात साबित है। क्यों सुप्रीम कोर्ट को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि बार बार केंद्र सरकार को आदेश देना पड़ रहा है, इलेक्शन कमीशन को आदेश देना पड़ रहा है, एसबीआई को आदेश देना पड़ रहा है कि ये दो, ये दो, ये दो। केंद्र सरकार के पास अगर कुछ छिपाने के लिए नहीं है तो खुद ही देना लेना चाहिए उन्हें। इसमें सुप्रीम कोर्ट को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? क्यों सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार के सॉलिसिटर जनरल को हर मामले में सुप्रीम कोर्ट को रोकना पड़ रहा है? मकसद साफ है। चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, सबके ऊपर केंद्र सरकार का दबाव है कि जितना छुपा सको उतना छुपाओ। एक लिस्ट मैं आपके सामने पढ़े दे रहा हूं, जिससे यह साफ हो जाता है कि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके ऊपर ईडी ने छापे मारे, छापा मारने के बाद उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाए। अब सवाल यह उठता है, किसी कंपनी के ऊपर जब ईडी ने छापा मार दिया, यानी कि वो जो पैसा है वो तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो गया। ईडी ने छापा मारा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया। इसका मतलब यही है ना कि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है वो कंपनी। ईडी का मतलब मनी लॉन्ड्रिंग है। ईडी जो है बलात्कार और मर्डर के मुकदमे नहीं करती है। ईडी सिर्फ पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे करती है। जब ईडी ने छापा मारा मतलब मनी लॉन्ड्रिंग उस कंपनी में हो रही थी, ईडी का यह कहना है। तो उसका पैसा अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से केंद्र सरकार को पहुंचा, माफ कीजिएगा बीजेपी को पहुंचा, तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अगर पार्टी तक पहुंच गया तो पूरी पार्टी को भी एक्यूज बनाना चाहिए। तो इस तरीके से तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन सब मामलों में, जिन मामलों में पीएमएलए उन दोषी कंपनियों के ऊपर अट्रैक्ट हुआ,
उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचने तक, और जैसे ही पहुंचा तब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की बेनिफिशियरी भारतीय जनता पार्टी भी बन जाती है, या जो पॉलिटिकल पार्टी वो पैसा लेती है वो भी बन जाती है, और वो भी उन मुकदमों में एक्यूज बनाई जानी चाहिए। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, उससे ये भी इंटरप्रिटेशन निकलती है, सीधी सीधी इंटरप्रिटेशन। तो क्या अब केंद्र सरकार उन राजनीतिक दलों पर जिनको ईडी द्वारा आरोपी बनाई गई कंपनियों द्वारा पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिला है, उनको एक्यूज बनाया जाएगा, उनके अकाउंट्स अटैच किए जाएंगे, उनकी संपत्ति सील की जाएगी? ये केंद्र सरकार से हमारा सवाल है। मोटे तौर पे जो खबर आ रही है वो ये है, जो सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड बनाने वाली कंपनी है वो कोई बहुत बड़ा उद्योगपति नहीं है जिसके बहुत बड़े बड़े तेल के, एयरपोर्ट के, खदान के बिजनेस चल रहे हों। वो एक फ्यूचर गेमिंग कंपनी है जिसने करीब 1368 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। खास बात यह है कि उसके यहां ईडी ने छापा 2 अप्रैल 2022 को मारा, और उसने उसके 5 दिन बाद 7 अप्रैल 2022 को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इसके बाद औरोबिंदो फार्मा, जिसका बारे में बार बार कहा जाता है कि ये सो कॉल्ड एक्साइज पॉलिसी के मैटर के अंदर प्रमुख आरोपी थी, उनके यहां उनके एमडी की अरेस्ट होती है 10 नवंबर 2022 को, और 15 नवंबर 2022 को वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं। शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स के यहां इनकम टैक्स का छापा पड़ता है 20 दिसंबर 2023 को, और वो अगले महीने 20 दिन के अंदर अंदर 11 जनवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं। टॉरेंट पावर 10 जनवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं। 7 मार्च 2024 को उनको 306 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में मिलता है। हो सकता है इत्तेफाक हो, इट कैन बी अ कोइंसिडेंस, बड़ा बड़ा हसीन इत्तेफाक है, इट्स अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस। डॉक्टर रेड्डी के यहां छापा पड़ता है 13 नवंबर 2023 को, 4 दिन बाद 17 नवंबर 2023 को वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं। कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स के यहां इनकम टैक्स का छापा पड़ता है 4 अगस्त 2023 को, 10 अक्टूबर 2023 को वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं। एवन साइकिल्स, उनके बारे में पार्लियामेंट में मिस अप्रोप्रिएशन की स्टेटमेंट आती है, वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं। माइक्रोलैब्स 14 जुलाई 2022 को इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, 10 अक्टूबर 2022 को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं। हीरो मोटोकॉर्प इनकम टैक्स का छापा 31 मार्च 2022 को, 7 अक्टूबर 2022 को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं। वर्सोवा सीलिंक का टेंडर करीब 9,000 करोड़ का एक कंपनी को मिला, उसका नाम है एप्को इंफ्रा। 10 जनवरी 2022 को वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं, 10 जनवरी 2022 को। 24 जनवरी 2022 को उनको ये टेंडर मिलता है। यशोदा हॉस्पिटल्स के यहां छापा पड़ता है 26 दिसंबर 2020 को। अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2023 तक वो काफी बॉन्ड्स खरीदते हैं। हो सकता है इत्तेफाक हो सकता है कोइंसिडेंस हो, मगर केंद्र सरकार ऐसे छुप छुप के क्यों भाग रही है? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बता रही कि उनको किन कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड मिले थे? सुप्रीम कोर्ट को क्यों डंडा चलाना पड़ रहा है? सवाल ये है।
जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ सबके पीछे पड़ी हुई है, ये दावा करती है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, वे क्यों भाग रहे हैं? क्यों सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देके उनके हलक में हाथ डाल के इंफॉर्मेशन निकलवानी पड़ रही है? वो फोर्थकमिंग क्यों नहीं है भारतीय जनता पार्टी? बताए ना। मंडे को एसबीआई आएगी, मंडे को एसबीआई जो है, जो बॉन्ड का नंबर होता था अल्फान्यूमेरिक, जो उन्होंने छुपा लिया, वो अब देंगे। भारतीय जनता पार्टी कल दे दे, अपनी वेबसाइट पे डाल दे कि हमको इन कंपनी से इस तारीख को इतना पैसा मिला है। भारतीय जनता पार्टी नहीं बता रही है, भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। और ये जो इंफॉर्मेशन धीरे धीरे आ रही है, माफ कीजिएगा, मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, सौरभ दास करके एक पत्रकार हैं जिनके ट्विटर हैंडल से मैंने ये इंफॉर्मेशन निकाली, क्योंकि रेडीमेड इंफॉर्मेशन थी, तो मैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगा कि उनके हैंडल से मैंने ये इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इसके विषय में आपके पास कोई प्रश्न हो। अरे भैया, हमें तो इतने कम बॉन्ड मिले कि हम बताएंगे भी तो हमारी बेइज्जती होगी। लोग कहेंगे लो तुम्हारी ये औकात है? छोटी छोटी पार्टियां 1200 करोड़ का बॉन्ड ले रही है, बीजेपी जो है 6000 करोड़ का बॉन्ड ले रही है, और हम कहते हैं कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं और हमारे को 100 करोड़ भी नहीं मिले अभी तक। इसलिए हमारा तो जितना बताओगे उतनी हमारी और बेइज्जती होगी। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी चुनाव नजर रही है इस बार मुझे ऐसा लगता है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देश के सामने आई है, इससे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने जो नकाब 10 साल से पहन रखा था, वो नकाब आज हटा है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने 50 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं, और ये इत्तेफाक की बात नहीं है कि सीरम इंस्टीट्यूट के जो वैक्सीन थी उसको किस तरीके से केंद्र सरकार ने पूरे देश के ऊपर थोपा था। तो ये जानकारी भी धीरे धीरे आ जाएगी कि किसका इलेक्टोरल बॉन्ड कहां पे गया है। सर, एक सवाल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार बोल रहे हैं शरणार्थियों को लेकर कि पाकिस्तानी लोग हैं, हमारे अधिकार यहाँ पर भारतीयों को छीनेंगे। इस पर मांडविया और एमएस सिरसा पहुंचे हैं चुनाव आयोग, उन्होंने शिकायत की है कि जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो गलत है। अब देखिए, चुनाव आयोग तो देखिए, चुनाव आयोग तो उन्हीं का आयोग है। अब वो क्या है, वो अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में चिट्ठियां लिखते रहते हैं, बच्चा क्या है चुनाव आयोग में। सर, ये कहा जाता है ना कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो रोहिंग्या को लेकर काफी सपोर्टिव नजर आती है, लेकिन जब बात गैर इस्लामिक शरणार्थियों की आती है तो उसमें वो, मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, और आप इसको तथ्यों को मैच कर लीजिएगा और भारतीय जनता पार्टी से वेरीफाई कर लीजिएगा। रोहिंग्या शरणार्थियों को फ्लैट देने का प्रपोजल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के मंत्री हरदीप पुरी जी ने खुद अपने ट्वीट पे लिखा और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया, जब हमने शोर मचाया कि भाई अपने देश के गरीबों के पास के लिए तो आपके पास मकान नहीं है, और रोहिंग्याओं को आप जो है फ्लैट देने की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी सकपकाई, बैकफुट पे आई और उन्होंने उसके ऊपर बैक ट्रैक किया। वरना ये बात आज भी रिकॉर्ड में आप निकाल लीजिए, हरदीप पुरी जी का ट्वीट, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, रोहिंग्याओं को फ्लैट देके बसाने का प्रपोजल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का था। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए सवाल उठ रहा है कि सीए के द्वारा जिन लोगों को नागरिकता दी जा रही है, वो अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इनकी इतनी हिम्मत है, इनको जेल में डालो। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या अगर कोई प्रताड़ित है तो उनको नागरिकता दे रहे हैं तो क्या उनको जेल में डाल देना चाहिए? प्रदर्शन अब देखिए, प्रताड़ित तो बेचारे किसान भी हैं, उनको तो आप दिल्ली में ही नहीं घुसने दे रहे, उनको तो गोलियां मारी जा रही हैं, उनके ऊपर तो आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार की ये दो तरीके की पॉलिसी नहीं चलेगी। पहले अपने देश के किसानों को भी तो इज्जत दो।